नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के उन 500 सालों के सफर पर चलेंगे जो लड़ाइयों, टूटते बनते साम्राज्यों और जबरदस्त बदलावों से भरे हुए थे। ये वो दौर था जिसने इस उपमहाद्वीप के राजनीतिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए एक नया आकार दे दिया। तो इस कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे भारत के बदलते नक्शे से, फिर दिल्ली सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य की गहराई में उतरेंगे। इसके बाद देखेंगे मुगलों का आगमन और उनके खिलाफ उठे प्रतिरोध को, और आखिर में इस पूरे दौर की जो एक जटिल विरासत है उस पर बात करेंगे। तो चलिए इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं। सवाल ये था कि एक ऐसे उपमहाद्वीप में एक स्थायी सत्ता कैसे बनाई जाए जहां लगातार हमले हो रहे हों और जहां राजनीतिक अस्थिरता ही एक तरह से नियम बन चुकी हो। और इस पूरे सत्ता संघर्ष का केंद्र थी दिल्ली। ये जो कुतुब मीनार परिसर है वो उसी ताकत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। सदियों तक दिल्ली पर कब्जा करना किसी भी सम्राट बनने का सपना देखने वाले के लिए सबसे बड़ा इनाम माना जाता था। इस दौर को और अच्छे से समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर 1707 में औरंगजेब की मौत तक, ये टाइमलाइन उन बड़ी ताकतों के बनने और बिगड़ने की कहानी कहती है जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। ये भारत पर नियंत्रण पाने की पहली बड़ी कोशिश थी, लेकिन ये एक ऐसा साम्राज्य था जो लगातार अंदरूनी कलह और बगावत की आग में जलता रहा। सोचकर देखिए, सिर्फ 9 साल ये दिल्ली के किसी सुल्तान के शासन की औसत अवधि थी। इससे उस दौर की जबरदस्त राजनीतिक उथल-पुथल का अंदाजा लगाया जा सकता है। असलियत तो ये थी कि हर 3 में से 2 सुल्तानों ने अपने से पहले वाले सुल्तान को हिंसक तरीके से हटाकर ही सत्ता हासिल की थी। अब इस अस्थिरता से निपटने के लिए सुल्तानों ने एकदम अलग-अलग रास्ते अपनाए। एक तरफ था अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी क्रूर सैन्य ताकत ने मंगोलों को तो दूर रखा ही, साथ ही दक्षिण से धन की बाढ़ ला दी। तो दूसरी तरफ था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बड़े बड़े सुधार जैसे राजधानी बदलना या टोकन करेंसी चलाना बुरी तरह से फेल हो गए। लेकिन जब उत्तर में ये सब तूफान मचा हुआ था, तब दक्षिण में एक नई ताकत उभर रही थी। तो चलिए अब कहानी का रुख थोड़ा दक्षिण की ओर मोड़ते हैं। ये 2 तस्वीरें ना 2 अलग-अलग दुनियाओं की कहानी कहती हैं। एक तरफ दिल्ली की स्थापित शक्ति का प्रतीक कुतुब मीनार, और दूसरी तरफ दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के ये शानदार खंडहर। ये उस दौर के बड़े राजनीतिक बदलाव का जीता जागता सबूत है। अपने सबसे सुनहरे दौर में विजयनगर साम्राज्य कला, साहित्य और अच्छे शासन का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ये विट्ठल मंदिर, जिसके संगीतमय खंभे आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं, उसी दौर की देन है। इसे महान राजा कृष्णदेव राय के समय में बनाया गया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस के शब्द विजयनगर की राजधानी की शान को दिखाते हैं। उन्होंने लिखा कि ये शहर दुनिया के सबसे अमीर और सबसे बेहतरीन शहरों में से एक था। एक ऐसा शहर जो दुनिया भर के व्यापारियों के लिए एक चुंबक की तरह काम करता था। और फिर कहानी में एंट्री होती है मुगलों की, एक ऐसी ताकत जिसने आकर खेल के सारे नियम ही बदल दिए और भारत के राजनीतिक नक्शे को एक बार फिर से लिखना शुरू कर दिया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आया, टेक्नोलॉजी का। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में तैमूर के वंशज बाबर ने तोपखाने और बारूद का इस्तेमाल किया, जो उस समय के लिए नई सैन्य तकनीक थी। इसी एक तकनीकी बढ़त ने उसे एक जमे जमाए सल्तनत को उखाड़ फेंकने और मुगल शासन की नींव रखने में मदद की। बाबर के पोते अकबर की कहानी कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। उसके व्यक्तित्व के 2 बिल्कुल अलग पहलू थे। पहला पहलू बेहद क्रूर था। अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए अकबर ने बहुत ज्यादा क्रूरता दिखाई। चित्तौड़गढ़ किले को जीतने के बाद उसके विजय संदेश में ये चौंकाने वाले शब्द शामिल थे, जो उस युग की कड़वी सच्चाई को दिखाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस शुरुआती क्रूरता के बाद अकबर के शासन का एक बिल्कुल अलग दौर भी आया। ये एक ज्यादा समावेशी और स्थिर साम्राज्य बनाने की तरफ एक सोचा समझा बदलाव था। अकबर की जो बौद्धिक जिज्ञासा थी, उसने उसे अलग अलग धर्मों के विद्वानों के साथ बातचीत करने के लिए प्रेरित किया, और इसी से उसकी सुलह कुल यानी सबके साथ शांति की नीति निकली, जो इतने बड़े और विविध साम्राज्य पर शासन करने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका था। अच्छा,
अब ये देखते हैं कि साम्राज्य पर कंट्रोल कैसे बदला। दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली में अमीरों को जमीन दी जाती थी, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। इससे विद्रोह का खतरा हमेशा बना रहता था। इसके बिल्कुल उलट मुगलों की मनसबदारी प्रणाली एक रैंक पर आधारित सिस्टम थी, जिसे सीधे बादशाह कंट्रोल करते थे। इससे साम्राज्य पर उनकी पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। लेकिन रुकिए, साम्राज्य बनाने की कहानी कोई एकतरफा नहीं थी। पूरे उपमहाद्वीप में सेंट्रल पावर के खिलाफ जबरदस्त प्रतिरोध भी हो रहा था, और ये इस कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मिसाल के तौर पर मध्य भारत में गोंड साम्राज्य की रानी दुर्गावती को देखिए। संख्या और हथियारों में बहुत कम होने के बावजूद उन्होंने अकबर की सेना का बड़ी बहादुरी से सामना किया। उनका बलिदान आज भी क्षेत्रीय गौरव और प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक है। या फिर उत्तर पूर्व में अहोमों ने ये साबित कर दिया कि मुगल ताकत अजेय नहीं है। उन्होंने गुरिल्ला रणनीति और अपने इलाके के जबरदस्त ज्ञान का इस्तेमाल करके 1671 में सराय घाट की लड़ाई में एक विशाल मुगल सेना को हरा दिया और अपनी आज़ादी को बनाए रखा। औरंगजेब की जो असहिष्णु नीतियां थीं, उन्होंने प्रतिरोध के नए रूपों को जन्म दिया। बढ़ते धार्मिक उत्पीड़न के जवाब में 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने सिख धर्म को एक मजबूत योद्धा भाईचारे यानी खालसा में बदल दिया, जिसने मुगल सत्ता को सीधी चुनौती दी। तो आखिर में इस पूरे दौर से हमें क्या मिला? देखिए, ये सिर्फ तबाही का दौर नहीं था। हाँ, लगातार लड़ाइयों ने राजनीतिक नक्शे को तो बदल दिया, लेकिन हुंडी जैसे फाइनेंशियल नेटवर्क्स की वजह से अर्थव्यवस्था लचीली बनी रही। मनसबदारी जैसे नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सामने आए, कला और आर्किटेक्चर में एक नई मिलीजुली संस्कृति पनपी, और सबसे अहम बात, शाही कंट्रोल और रीजनल पहचान के बीच एक लगातार तनाव बना रहा, जो आज भी भारत को आकार देता है। चलिए, इस बातचीत को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। ये भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक औरंगजेब के अंतिम शब्द हैं। ये एक ताकतवर सम्राट की आत्मा आलोचना है, जो हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि साम्राज्य बनाने की असली कीमत क्या होती है और उसकी विरासत आखिर कैसी होती है।